أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अस्सलाम वालेकुम warahमतुल्लाहि wabarakatuh। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे 4 कंपार्टमेंट्स की प्रेजेंटेशन चल रही है और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वह मिरेकल्स ऑफ क्रिएशंस। और हमें ज्वाइन किया है कम्युनिटी 23 से ग्रुप 8 से सालिहा ने। जी सालिहा, और टू यू सालिहा। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो हमारे 4 कंपार्टमेंट से रिलेटेड टास्क चल रहा है उसी में यतलू अलैहिम आयात से मुताल्लिक है, यानी कि हम अल्लाह ताला की निशानियों को देखने की कोशिश करेंगे। अ, इंसान की तख्लीक, एक इंसान का इस दुनिया में आ जाना, ये एक बच्चे की पैदाइश, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन रोज़ होता हुआ देखते हैं। लेकिन ज़रा सा लेंस शिफ्ट करके देखें तो क्या ये एक बहुत बड़ा वाकया नहीं है कि एक पूरा का पूरा इंसान एक अपनी माँ के पेट में तख्लीक होता है और फिर वो इस दुनिया में आ जाता है। आज हम इसी के थ्रू अल्लाह ताला की निशानियों को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हम उस इल्म को कहते हैं जिसमें हम एक बच्चे की रहम मादर में तख्लीक के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे समावात में, यानी आसमानों में, और ख़ुद तुम्हारे अंदर। तो यहाँ पर जो इंसान की तख्लीक का प्रोसेस है या एम्ब्रियोजेनेसिस है, उसमें हम अल्लाह ताला की निशानियों को देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली, and indeed we created humankind from an extract of clay, then placed each human as a sperm drop in a secure place. In a secure place यानी कि एक महफूज जगह पे। वो कौन सी महफूज जगह है जहाँ पे हमें एक बच्चे की तख्लीक होती है या एक बच्चे की पैदाइश का जो अमल है वो कंप्लीट होता है? वो यूट्रस है। और उलमा की हम जितनी भी तफासीर देखते हैं उसमें वो सिक्योर प्लेस एक यूट्रस, उसको तशबीह दी जाती है कि वो यूट्रस को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है बच्चे को ड्यूरिंग ऑल दैट क्रिएशन, और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हम उनको फर्दर स्टेजेस वाइज डिवाइड करेंगे, जो कि हमें कुरान से भी देखने को मिलते हैं, और मेडिकल साइंस उसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है उसको हम कोरिलेट करेंगे। देन वी क्रिएटेड द ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट। इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी थी कि वी एक हमारे पास नुत्फा बनता है, अ ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड, ठीक है। और वो मिक्स्ड फ्लूइड या वो जो ड्रॉप है वो कन्वर्ट होता है एक क्लिंगिंग क्लॉट के अंदर। क्लिंगिंग क्लॉट के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अला का। देन वी डेवलप द क्लॉट इनटू अ लंप ऑफ फ्लैश, यानी पहली स्टेज थी नुत्फा, देन अला का, द क्लिंगिंग क्लॉट। थर्ड वन इज अ लंप ऑफ फ्लैश जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुदगा। देन डेवलप द लंप इनटू बोन्स, यानी उसके बाद उसके अंदर बोन्स की डेवलपमेंट होती है। बोन्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इजामा। देन बोन्स के ऊपर फर्दर क्लॉथेड द बोन्स विद द फ्लैश, यानी कि हम उसे गोश्त से या मसल से, जिससे आप कह लें कि मसल्स की डेवलपमेंट होती है उस टाइम के ऊपर, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लहम। और उसके बाद फर्दर जो हमारे पास ग्रोथ का प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू करता है। तो हमने क्या स्टेजेस आइडेंटिफाई की? नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले नुत्फा, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में एक एक को ब्रेक डाउन करते हैं। नुत्फा विच इज अ ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड। सेकेंडली तख्लीक के स्टेजेस हैं। तख्लीक की स्टेजेस में क्या क्या है? अलका, अ क्लिंगिंग क्लॉट, मुदगा जो कि अ लंप ऑफ फ्लैश है, इजाम जिसमें बोन्स की डेवलपमेंट है, एंड लहम जब मसल्स की डेवलपमेंट होती है। एंड देन हमारे पास स्टेज आती है नशा की, द ग्रोथ की स्टेज, जिसके अंदर फर्दर एक्सपोनेंशियली आपका जो एम्ब्रियो है या जो फिटस है वो फर्दर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इनको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, indeed we created man from a drop of mixed fluid that we may try him and we made him hearing and seeing. अब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अ ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड, नुतफतन अमशाज, हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहली स्टेज हमने देखी थी कि नुतफा की स्टेज है, यानी अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड। तो स्पर्म हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड तो है, लेकिन ये ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड
ये कौन सी स्टेज है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। हमें पता है कि जब बच्चे की तख्लीक होती है तो पहली स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और हमारे पास जाइगोट बनता है। तो ये वो बेसिकली मिक्स्ड फ्लूइड है, ये जाइगोट, जिससे एक्चुअली में तख्लीक का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको डिनोट किया जा रहा है नुतफतन अमशाज से। नेक्स्ट स्लाइड। यस, इसमें अगर आप बिल्कुल राइट मोस्ट साइड के ऊपर देखें तो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, जिस टाइम पे स्पर्म्स जो है एग से कंबाइन करते हैं और हमारे पास जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है 2 सेल्स 4 सेल्स में। उसको हम आगे भी डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तख्लीक, अलका की स्टेज। सूर्य अलक में भी हमें इसका जिक्र मिलता है, खलकल इंसान मिन अलक, और हमने इंसान को तख्लीक किया अलक से। अब अलक क्या है? अ क्लिंगिंग क्लॉट, एंड वी क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉट। क्लिंग, अब अलका के नाम अरबिक लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें 3 मतलब देखने को मिलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि वो कोई ऐसी चीज जो कि मुअल्लक है या जो लटकी हुई है। दूसरा मतलब हमें देखने को मिलता है अ क्लॉट ऑफ ब्लड। और तीसरा कि वो लीच है। अब यहाँ पे तख्लीक का जो प्रोसेस है ना, एक्यूरेट जो जहाँ पे तख्लीक शुरू होती है वो प्रोसेस अलका से शुरू होता है। क्योंकि जो इससे पिछला प्रोसेस था, स्टेप था, जिससे हमने नुतफा का नाम दिया था, उसको उसमें अल्लाह ताला तख्लीक, नुतफा का नाम दिया था, उसमें अल्लाह ताला ने तख्लीक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उसमें, क्योंकि वो एक मिक्स्ड फ्लूइड है। क्यों तख्लीक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता? क्योंकि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 2 सेल्स हैं उनका फ्यूजन हो रहा है, यानी स्पर्म और एग, 2 ऑलरेडी फॉर्म सेल हैं, वो फ्यूज कर रहे हैं और हमारे पास जाइगोट बन रहा है। लेकिन जाइगोट से जब फर्दर अलका की स्टेज आती है, तो जब जाइगोट से अलका की स्टेज तक पहुंचते हैं तो स्टेज में नए सेल, जो नए स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी होती है, यानी नए स्ट्रक्चर्स तख्लीक किए जा रहे हैं। इसलिए जो पहली स्टेज तख्लीक, जो तख्लीक की पहली स्टेज है, दैट इज अलका। इसीलिए इसके लिए सूर्य अलक में भी जिक्र अलका की ही स्टेज का आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि जो अलका के 3 मीनिंग, 3 मतलब हम लोगों ने देखे अभी, वो किस तरह से हमें समझ में आते हैं। पहला मतलब हमने देखा था कि क्लिंगिंग ऑब्जेक्ट है, वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मुअल्लक है या जो लटका हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को क्लोजली देखें तो एक जो आपको पतली सी लाइन नजर आ रही होगी जिससे वो पूरे सर्कल के साथ कनेक्टेड है, वो बेसिकली प्लेसेंटा है जहाँ से वो कनेक्टेड है। और जो पतली सी लाइन है उसने बाद में जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनानी होती है। और जो आपको ये पूरा बीच में सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वो एम्ब्रियो है जो अभी डेवलप हो रहा है। और इसी एम्ब्रियो को अलका या क्लिंगिंग क्लॉट का नाम दिया जा रहा है। और ये मुअल्लक है, यानी ये लटका हुआ है किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। और किसके साथ कनेक्टेड है? प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, दूसरा मतलब आता है क्लॉट ऑफ ब्लड, यानी खून का लोथड़ा। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब हमारे पास स्टेज होती है अलका की, तो ये ऑलमोस्ट 22-26 डेज के दरमियान की स्टेज होती है जब ये अलका में होता है। और ये वो स्टेज है जब हमारे पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट नहीं हुई होती, यानी प्रॉपर जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता। तो जो ब्लड है वो ब्लड आइलैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर। और जब उसकी ओवरऑल पिक्चर देखी जाती है तो हमें एक क्लॉट ऑफ ब्लड ही नजर आ रहा होता है। आई रिपीट कि ये ब्लड क्लॉट नहीं है, यानी कि आप कह लो ये पूरा का पूरा क्लॉट इटसेल्फ नहीं है, लेकिन उसकी, क्योंकि वो ब्लड आइलैंड्स की फॉर्म में अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है कि वो हमें एक क्लॉट ऑफ ब्लड नजर आता है। और क्योंकि वो क्लिंकिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि वो लटका हुआ है, तो उसे हम लोग तो वो उस मतलब पे पूरा होता है, विच इज अ क्लिंगिंग क्लॉट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा मतलब हमने देखा था लीच। लीच यानी कि जोंक। अब जोंक एक आप कह लें एक छोटा सा कीड़ा या ऑर्गेनिज्म टाइप होता है जो हमारे जिस्म के साथ लग जाए तो वो खून को चूसता है। अब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड पे इमेज नजर आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर आपको एम्ब्रियो का पिक्चर है। सेकंड पे हमारे पास लीच है। अब स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करें बिटवीन द एम्ब्रियो एंड लीच, कि किस तरह से स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स। सेकेंडली, जो हमारे पास एम्ब्रियो का सॉरी लीच का माउथ वाला स्ट्रक्चर है, यानी जहाँ से वो हमारे जिस्म के साथ चिपकता है और खून को खींचता है, एम्ब्रियो के अंदर उसी जगह पे अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है, वो उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड है और वहीं से वो ब्लड ले रहा होता है थ्रू द मदर्स बॉडी। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलैरिटी है बिटवीन द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो एट दैट टाइम, एंड द लीच। अब जरा लेफ्ट साइड वाले इमेज के ऊपर देखें तो जो हमारे पास लीच की बॉडी है, अगर आप लोगों ने उसकी पिक्चर्स देखी हैं तो आपको पता होगा, बल्कि यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई भी है, आप अगर उसको गौर से देखें तो उसमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट होती हैं या इंडेंटेशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ उभार होते हैं। बिल्कुल वैसे ही उभार आपको एम्ब्रियो के ऊपर देखने को मिलते हैं। अलका की स्टेज में उस टाइम पे हमारे पास
प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स शुरू, यानी सोमाइट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो आपको उसकी बैक के ऊपर नजर आते हैं कुछ उभार की सूरत में, जिनसे फर्दर बॉडी के स्ट्रक्चर्स डेवलप होने होते हैं, और सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको लीच की बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहूंगी आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें कुरान की इलोक्वेंस को, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने अ, अपनी निशानियां दिखाई, यानी किस तरह से इंसान की तख्लीक का प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस के अंदर उन अल्फाज के जरिए जिससे हम समझ सकें, और इतने इलोक्वेंटली कि वो प्रॉपर एक एक एस्पेक्ट के जरिए उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट को और उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब तख्लीक की अगली स्टेज है मुद्गा। पहली स्टेज हमने पढ़ी थी नुतफतन अमशाज, यानी अ मिक्स्ड फ्लूइड। सेकेंडली अलका। अब थर्ड स्टेज है मुद्गा। मुद्गा वो स्टेज है जिसके अंदर अब जनरली जो मुद्गा का मतलब लिया जाता है अरबिक लैंग्वेज में, उसका मतलब है कि एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त का जिसको चबाया जा सकता है। अ, इसका मतलब गोश्त का टुकड़ा नहीं है, बल्कि साइज से रिलेटेड है, कि इतना छोटा सा साइज, अ स्मॉल मोर्सल, जो कि हम अपने मुंह में डाल सकते हैं। उसमें फर्दर आगे मतलब में ये आता है कि उसके ऊपर उसको चबाया जाए, उसके ऊपर दांत के चबाने के निशान मौजूद हों। ये अरबिक जब आप उसका मीनिंग देखेंगे तो एक्चुअली इसी में ट्रांसलेट होता है, अ स्मॉल सब्सटेंस जिसको चबाया जा चुका हो या उसका साइज इतना हो कि आप उसे चबा सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अब अराउंड 24 to 26 डेज जब हमारे पास लाइक ये 26 to 28 डेज के अराउंड ये स्टेज आ जाती है, अलका के फौरन बाद मुतका की स्टेज है। इसके अंदर हम लोगों ने भी पहले भी देखा था कि सोमाइट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बॉडी के ऊपर बैक पे कुछ उभार मौजूद है। अब अगर आप इधर साइड के ऊपर देखें, साइड पे देखें, तो एक तो ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है, सेकेंडली इसके साइड पर आपको वही सोमाइट्स जो मजीद डेवलप हो चुके हैं उनके स्ट्रक्चर्स इसी तरह से नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उसको दांतों से चबाया जा चुका है, तो उसके ऊपर दांत के निशान आ चुके हैं। अगली स्लाइड करिएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि किस तरह अराउंड 26 डेज एम्ब्रियो के ऊपर, बैक के ऊपर आपके पास सोमाइट्स मौजूद हैं, और अगर उसी सूरत में एक छोटे से गोश्त के टुकड़े को या गम को जो कि आपके मुंह में डाल सकते हैं उसको चबाएं, तो दांत के निशान आते हैं। राइट, तो दिस इज द स्टेज ऑफ मुतगा, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली सोमाइट्स की डेवलपमेंट उसके अंदर शुरू हो जाती है, या उसको लंप ऑफ फ्लेश भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्लाइड। यस। इससे अगली स्टेज है इज़ाम की। इज़ाम वो स्टेज है जब इसके अंदर बोन्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब भी बोन्स की सूरत में ही आता है। इस अब मतलब क्या है कि एक स्केलेटल सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। वो स्केलेटल सिस्टम क्या करेगा कि वो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो पहले एक बहुत सॉफ्ट सा ढीला सा स्ट्रक्चर होगा, और जब स्केलेटन या बोन्स पीस में डेवलप होंगी तो उस टाइम के ऊपर उसकी एक प्रॉपर शेप आना शुरू हो जाएगी ऑफ द जैसे हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी की होती है। तो ये स्टेज होती है अराउंड 40 to 42 डेज की, और इसमें बेसिकली आप कह रहे हैं प्रॉपर बोन्स डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बाय द एंड तक कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, बल्कि उसके आफ्टर बर्थ भी बोन्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट, उनकी ऑसिफिकेशन का उसका प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अराउंड 40 to 42 डेज ये स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये एक शेप देता है प्रॉपर, यानी एम्ब्रियो को वो शेप दे देता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की शेप होती है, समवट लाइक ह्यूमन बॉडी उसकी शेप आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। When 42 nights have passed from the time of Nutfa, Allah sends an angel to it who shapes it and makes it hearing, sight, and muscles and bones. 42 नाइट्स से पास कर चुके हैं, यानी को ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो चुके हैं, तो उस टाइम के ऊपर एक फरिश्ता आता है, और वो उस जो हमारे पास उससे पहले स्ट्रक्चर बन चुका है उसको शेप देगा। वो शेप कैसे देगा? उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम की, या जिसकी हमने भी बात की कि एक बोन्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और जनरली भी देखा जाए तो 42 डेज से पहले तक या ऑलमोस्ट 6 वीक से पहले तक का जो हमारे पास एम्ब्रियो होते हैं, उस एम्ब्रियो को और बाकी मैमल्स के जितने भी एम्ब्रियोज हैं उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये ह्यूमन एम्ब्रियो है या किसी और मैमल का एम्ब्रियो है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट आफ्टर 42 डेज जब चूंकि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रॉपर शेप आना शुरू हो जाती है, तो अब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर्स, द एम्ब्रियोज ऑफ द अदर मैमल्स। और इसी को कह रहे हैं कि उसको शेप किया जा रहा है, या उसको प्रॉपर शेप देते हैं। आगे इसमें हेयरिंग और साइट का जिक्र है, उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे दोबारा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड ये हमारे पास 8 वीक्स का इमेज है, और उसमें समवट लाइक ह्यूमन बॉडीज की अपीयरेंस आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। लहम। लहम वो स्टेज है जब आपके पास मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है। अब इसमें जो हमने पहले सूरह मोमिनून की आयत पढ़ी थी, उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फकसौना। फकसौना का मतलब है एंड वी क्लॉथेड द बोन्स विद फ्लैश। फ्लैश यानी कि ऑब्वियसली मसल्स है। अब मसल्स की जब हमारे पास डेवलपमेंट शुरू हो गई है, अब ये उस स्टेज का जिक्र कर रहा है कि बोन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और अब जो मसल्स हैं वो सराउंड करेंगे
उन बोन्स को, या अपनी प्रॉपर कह लें शेप के अंदर, अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में आएंगे। और ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है अराउंड 8th वीक का। 8th वीक के अंदर हमारे पास फीटल मूवमेंट भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि फीटस हमें मूव करता हुआ एक्चुअली फील किया जा सकता है। और वो जो फीटल मूवमेंट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मसल्स को बोन के अराउंड अपना स्ट्रक्चर सेट करने में। अगेन वी हैव टू कंसिडर कि इससे पहले तक के जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो फ़खलकना था, यानी कि तख्लीक हो रहा है ये स्टेप। यहाँ पर जो मसल्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फ़कसौना, यानी कि मसल्स तो बने हैं लेकिन इस टाइम के ऊपर मसल्स सराउंड कर रहे हैं बोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद स्टेज आती है नशा की, यानी कि ग्रोथ की। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एम्ब्रियो के अंदर एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है एम्ब्रियो और फिटस का। एम्ब्रियो वो स्टेज होती है जब हमारे पास नए स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी जो जो मेन बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, आई रिपीट, जो मेन बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्राइमोडिया या प्राइमरी स्ट्रक्चर उनका डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेज आती है फिटस की। फिटस वो स्टेज होती है जब यानी उसको हम एम्ब्रियो को अब फिटस कहना शुरू कर देते हैं, और वो हम तब कहते हैं कि जब जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बेसिक्स डेवलप हो चुके हैं और अब वो फर्दर ग्रो करेंगे। तो इस टाइम के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए उनकी भी डिफरेंशिएशन और प्रॉपर ग्रोथ कंप्लीट होती है, और उसके साथ साथ जो बॉडी है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है इन साइज एंड वेट। अब नशा का अरबिक में जो मीनिंग है उसका मतलब इसी तरह से आता है कि कोई चीज इनिशिएट हो रही है, वो ग्रो कर रही है, या फिर वो साइज में इंक्रीज हो रही है। और यही एक्चुअली होता है हमारे पास इन दिस फीटल पीरियड के अंदर। तो अभी से जो पहले तक का पीरियड था वो सारा का सारा था एम्ब्रियोनिक पीरियड, और नशा या ग्रोथ की जो स्टेज है वो फीटल स्टेज को डिनोट कर रही है, जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग वैसे भी एम्ब्रियो के अंदर पढ़ते हैं कि ये फीटल स्टेज जब हमारे पास अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट होगी और वो आगे फर्दर ग्रो करेगा। तो हमने कौन कौन सी स्टेजेस पढ़ी एक दफा जल्दी से देख लेते हैं। नुतफा एक क्लिंगिंग क्लॉट के फॉर्म के अंदर था, अलका सॉरी नुतफा एक मिक्स्ड ड्रॉप था, देन अलका विच इज अ क्लिंगिंग क्लॉट। उसके बाद हमने स्टेज देखी मुदगा की, जो एक छोटा सा लंप है जिसके अंदर टीथ लाइक इंडेंटेशंस मौजूद हैं। देन इजाम, और फिर लहम, और फिर आखिर पे अब नशा की स्टेज है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं He makes you in the wombs of your mothers in stages one after another in three veils of darkness। कि अल्लाह ताला ने आपको रहम मादर में पैदा किया है, में सॉरी तख्लीक किया है इन स्टेजेस वन आफ्टर अनदर। स्टेजेस में एक के बाद एक आती हैं, जो कि हमने पहले देखा कि किस तरह एक के बाद एक स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इन थ्री व्हील्स ऑफ डार्कनेस, तीन अंधेरों में। अब ये तीन अंधेरे कौन से हैं? अब देखें कि जब एक माँ के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो सबसे पहले हमारे पास अगर बाहर की तरफ देखें तो एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि आपके के पेट की दीवार, उसमें क्या स्किन है और मसल्स वगैरह हैं जो कि पेट को ऊपर से कवर करते हैं। सेकेंडली हमारे पास फिर आता है यूट्रस, तो ये यूट्रस की वॉल है विच इज द सेकेंड वेल। थर्ड वेल क्या है? जो यूट्रस के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर हो रही होती है, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एमनियन कहते हैं, उससे वही एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ही एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फिर उसमें बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो तीन अंधेरों में तख्लीक होती है, जिसमें आता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, या जो आपके पेट की दीवार है, फिर यूट्रस जो यूट्रस की दीवार है, और फिर उसके अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन उसी ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहा है। वो स्लाइड के किस तरह एक्सपोनेंशियली वीक वाइज इसके ऊपर एक्सप्लेन है कि एक्सपोनेंशियली साइज के अंदर अब वो ग्रो कर रहे हैं हमारे एम्ब्रियो। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले तक, वो थी हमारे पास जनरलाइज्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जनरल बॉडी स्ट्रक्चर्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। आगे हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जिसमें हम मेजरली यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूंगी। एक आइज एंड ईयर की डेवलपमेंट, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और सेकेंडली हमारे पास गोनेडल डेवलपमेंट। गोनेडल डेवलपमेंट यानी कि गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होते हैं। तो हम इन दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी डेवलपमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हाँ, ये अब स्टार्ट होती है आफ्टर अराउंड 6th वीक के बाद या 42 डेज के बाद। हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। We did create you from dust, then from a sperm drop, then develop you into a clinging clot, then a lump of flesh. Lump of flesh स्टेज कौन सी थी? मुद्गा की स्टेज थी, और मुद्गा की स्टेज के स्टेज डे पर थी ऑलमोस्ट 42 डेज, जो कि 6 वीक बनते हैं। फुली फॉर्म्ड और अनफॉर्म्ड। फुली फॉर्म्ड और अनफॉर्म्ड का क्या मतलब है? अब यहाँ पर जब हम लोग क्लिनिकली देखें तो मोस्टली जो क्लिनिकल मिसकैरेजेस होते हैं वो अराउंड, आई रिपीट, क्लिनिकल मिसकैरेजेस, एक्सीडेंटल नहीं, वो अराउंड 6 वीक या उससे पहले ही हो जाते हैं। तो इसकी तफसीर में उलमा कहते हैं कि जब हमारे पास ये 6th वीक की स्टेज आ जाती है
मुद्गा की, तो इस स्टेज से आगे अगर उसकी तख्लीक यानी उस एम्ब्रियो की तख्लीक को मुकम्मल करना है या नहीं करना, तो अल्लाह ताला चाहें तो उसकी तख्लीक को मुकम्मल करते हैं, ना चाहें तो नहीं मुकम्मल करते। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ क्लिनिकल मिसकैरेजेस होते हैं वो हमारे पास 6 वीक से पहले या 6 वीक तक हो जाते हैं। एक्सीडेंटल मिसकैरेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम आई और ईयर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास आई और ईयर की जब डेवलपमेंट होती है, जो आईज की जब डेवलपमेंट हुई, तो जो फर्स्ट इंडिकेशन है, जो पहला स्ट्रक्चर होता है ना, उसे बेसिकली हम कहते हैं ऑप्टिक वेजिकल। ठीक है, वो हमारे पास डेवलप हो जाता है 22nd डे के ऊपर ऑलमोस्ट। और 22nd डे के उसके फर्दर आगे 4th वीक के अंदर उसकी डेवलपमेंट आगे कंप्लीट होती रहती है। लेकिन और इसी तरह ईयर्स की डेवलपमेंट के लिए भी कि वो 22nd डे के ऊपर उसकी फर्स्ट इंडिकेशन आ जाती है हमारे पास, जैसे हम ऑरिकुलर हिलॉक्स कहते हैं, लेकिन उसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना देख लेते हैं कि फर्स्ट इंडिकेशन ईयर्स की डेवलपमेंट की आ जाती है। फर्दर 5th वीक में और उससे बियॉन्ड आगे जाके उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब हमने इसी हदीस को पहले भी पढ़ा था कि जब when 42 nights have passed from the time of nutfa, Allah sent an angel who shapes it and makes it hearing and sight. अब 42 नाइट्स पे या ऑलमोस्ट 6 वीक्स जब पास हो गए, तो ये वही टाइम है जिस पे हमने पहले बात किया, जहाँ पे हमने जिक्र किया फुली फॉर्म्ड एंड अनफॉर्म्ड। इसी पे हमने बात की कि इसी स्टेज के ऊपर वो फरिश्ता आता है जो आके उसको शेप करता है, यानी कि स्केलेटल मसल की डेवलपमेंट, देन मेक हिम हियरिंग एंड साइट। हियरिंग एंड साइट यानी कि सुनने की समात, सॉरी, कुव्वत समात और कुव्वत बसीरत, वो भी इसी टाइम पर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये टाइम पीरियड होता है अराउंड 24 to 26 डेज के अराउंड वाला ये टाइम पीरियड होता है। और अभी हमने इससे पहले देखा कि 22nd डे के ऊपर अराउंड, ये इतना एब्सोल्यूट नहीं होता, डेज एक दो ऊपर नीचे होते हैं, तो अराउंड 22nd डे के ऊपर हमारे पास आइज की डेवलपमेंट की पहली स्टेज आ जाती है। दूसरा, हमारे पास जो ईयर्स की डेवलपमेंट है उसकी भी अराउंड 22nd डे के ऊपर हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज थ्रू दिस वे कि हमें अहादीस के थ्रू भी ये समझ आना शुरू हो जाता है कि किस तरह मसल्स, सॉरी, बोन्स की डेवलपमेंट और आईज और ईयर्स की डेवलपमेंट आफ्टर द स्टेज ऑफ मुद्गा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, विच इज कि अब सेक्स डिफरेंशिएशन या फिर जेंडर डिफरेंशिएशन जो होती है एक बच्चे की, वो किस टाइम पे होना शुरू हो जाती है। तो एंड ही क्रिएट्स द पेयर्स मेल एंड फीमेल फ्रॉम नुतफा व्हेन इट इज एमिटेड। नुतफा से जब हमारे पास नुतफा की स्टेज होती है, तो उसी टाइम पर हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। किस तरह से? नुतफा के अंदर जो हमने नुतफा अमशाज पढ़ा था, अब मिक्स्ड फ्लूइड, वो मिक्स्ड फ्लूइड क्या था? स्पर्म और एग की फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बना था। अब थोड़ा हम लोग जनरली देखें तो जो क्रोमोसोम्स कह लें या फिर जो हमारे पास डीएनए मौजूद होता है, उस डीएनए के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। वो किस तरह से? कि हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स या जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है, उसमें एक खास डीएनए होता है, एक खास क्रोमोसोम होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब फीमेल्स के अंदर वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास एग बनेगा उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, क्योंकि है ये दोनों एक्स। लेकिन जब मेल्स में स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है, तो उसमें मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अब चांसेस हैं कि स्पर्म में या एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। तो अब ये हमें नहीं पता होता कि वो कौन से वाला है। जब हमारे पास फ्यूजन हो जाती है, यानी जब जाइगोट बनता है, तो उस टाइम के ऊपर अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करे तो हमारे पास फीमेल की डेवलपमेंट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब दोनों एक्स हो चुके हैं। और अगर वाई वाला जाके फ्यूज करे, तो अब एक एक्स और एक वाई हो चुका है, यानी कि मेल की डेवलपमेंट होगी। तो जिस टाइम हमारे पास नुतफतन अमशाज बना था, अब मिक्स्ड फ्लूइड बना था, उसी टाइम पे पता चल जाता है, या उसी टाइम से ही मेल या फीमेल की डेवलपमेंट हम आइडेंटिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। यस। अच्छा, Allah puts an angel in charge of the uterus and the angel says, "O Lord, it's semen," यानी कि ये नुतफा है। Then, "O Lord, it's a clot," यानी कि अब ये अलका बन चुका है। "O Lord, it's a piece of flesh," यानी कि अब ये मुद्गा है। And then, if Allah wishes to complete its creation, the angel asks. अब जब हम लोगों ने, अब ये बात हम इतनी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि मेरा ख्याल है सबको याद हो चुकी होगी कि एक पीस ऑफ फ्लैश है जो मुद्गा की स्टेज है, ये वो स्टेज है ऑलमोस्ट 42 डेज या 6 वीक्स की स्टेज है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात की कि इसमें 6 वीक्स तक की स्टेज की बात हो चुकी है। ठीक है। एंड देन द एंजल आस्क्स, ओ लॉर्ड, अ मेल और अ फीमेल, यानी 6 वीक्स तक हमारे पास जो गोनेट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं शुरू होती। 6 वीक्स में पूछा जाता है कि क्या इसकी मेल की डेवलपमेंट होनी है या एक फीमेल की डेवलपमेंट होनी है। अब जो इंडिकेशन है वो पहले आ चुकी है, जब हमारे पास अब वो
क्या कह लें, जाइगोट की डेवलपमेंट हुई है, जैसे नुतफत नमशाज का नाम दिया गया या मिक्स्ड फ्लूइड है, उस टाइम इंडिकेशन आ चुकी है। लेकिन अप टिल 6 वीक्स हमारे पास गोनेट्स की डेवलपमेंट नहीं होती है। 6 वीक्स के बाद अगर अल्लाह ताला तख्लीक को मुकम्मल करना चाहें तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है और फिर हमारे पास गोनेडल डेवलपमेंट शुरू होती है, उससे पहले तक नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसके अंदर हमारे पास yes now let man think from what he is created from the drop emitted the proceedings from between the backbone of the kidney and the ribs। अब वो कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पर हमें इस आयत में देखने को मिलता है कि जो इंसान की तख्लीक है वो एक ऐसे फ्लूइड से हो रही है, एक ऐसे पानी से हो रही है जो कि निकल रहा है किस जगह से, बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, और हमारे पास जो रिब बोन है, जो हमारी पसलियां हैं, जो 12th रिब है या जो लास्ट रिब है, उसके और रीढ़ की हड्डी के दरमियान से वो पानी निकलता है। अब अगर हम सोचें तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो इस जगह पे, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी है और पीछे आपकी जो सबसे आखिरी पसली है, उसके दरमियान कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे कोई पानी निकलता है, जिससे आगे फर्दर तख्लीक होनी है। तो देखा जाए तो एक आम इंसान के अंदर तो हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो फिर ये किसकी बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अब लुक एट द स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हमारे पास जब किडनीज की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, यानी कि वो हमारे पास इनिशियली होती है 12th रिब। हाँ, इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास जब किडनी की डेवलपमेंट होती है वो उस तरह से आपको नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह आपको एक इंसान के अंदर किडनी देखने को मिलती है, लेकिन ये वही जगह होती है बिटवीन द बैकबोन और जो 12th रिब है, उसके दरमियान आपके पास किडनी की डेवलपमेंट हो रही है। एंड राइट नेक्स्ट टू इट बिल्कुल लेटरली आप हमारे पास गोनेडल रिजेस बनते हैं, कॉमन गोनेडल रिजेस। रिजेस किसे कहते हैं, उभार को कहते हैं, यानी कि एक इनिशियली एक छोटा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि बाद में हमारे पास जो है ना फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है, इधर उसने ओवरीज में डिफरेंशिएट होना है या उसने टेस्टिस के अंदर डिफरेंशिएट होना है, वो डिपेंड करता है अपॉन जो हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारे पास गोनेड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट इस पॉइंट के ऊपर होती है जो हमने पिछली आयत के अंदर देखी, यानी रीढ़ की हड्डी और उस रिब बोन के दरमियान में से पानी निकलता है। वो जो रीढ़ की हड्डी और उस रिब बोन के दरमियान में जगह है ना, वहां पर हमारे पास एक्चुअल में डेवलपमेंट होती है गोनेड्स की एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। और फिर बाद में जब फर्दर डेवलपमेंट हमारे पास आगे बच्चे की कंप्लीट होती है तो वो डिसेंड डाउन करते हैं, यानी नीचे आते हैं और उस जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे हम एक आम इंसान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ से डेवलप हो रहे होते हैं। और अगेन उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है वो आफ्टर द डेवलपमेंट भी या आफ्टर बर्थ भी उनकी उसी जगह से आ रही होती है जहाँ पे वो इनिशियली डेवलप हुए हैं, यानी कि बिटवीन द ट्वेल्थ रिब एंड द बैकबोन। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये गोनेडल डेवलपमेंट में जो हमने एक्स और वाई क्रोमोसोम की पूरी डिटेल्स डिस्कस की थी, ये उसी से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या नाम है, एक फीमेल गोनेड की डेवलपमेंट शुरू होगी, जिन्हें जो कि बेसिकली फीमेल्स के अंदर खास सेल्स मौजूद है जिन्हें हम oocytes कहते हैं, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी। और अगर हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमारे पास लीडिक सेल्स सेटोरी और वो बाकी वो सेल्स डेवलप होंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल्स स्लाइड की डेवलप फीमेल स्ट्रक्चर्स यानी ओवरी की डेवलपमेंट है, और एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस सारी के सारी प्रोसेस को डिस्कस करने का मकसद क्या है, हासिल गुफ्तगू, हमें अल्लाह ताला की निशानियों को देखना था कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें वो निशानियां दिखाई हैं खुद हमारे अंदर, खुद हमारी तख्लीक के अंदर, कि किस तरह से इंसान एक छोटे से नुतफे से जिसे हम आंख से देख भी नहीं सकते उस मिक्स्ड फ्लूइड से डेवलप करता है, ठीक है, और एक मुकम्मल इंसान बना देता है। दिस इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला। ओ मैन, व्हाट हैज डिसीव्ड यू कंसर्निंग योर लॉर्ड द मोस्ट जेनरस, जो सबसे ज्यादा रहमान है, हु क्रिएटेड यू, जिसने आपको तख्लीक किया, फैशन यू परफेक्टली, यानी कि आपको एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर पैदा किया, एंड एंड गिव यू ड्यू प्रोपोर्शन इन वट एवर फॉर्म ही विल्ड ही पुट यू टुगेदर। तो अल्लाह ताला ने हमें एक और इसी के जरिए हमें अल्लाह ताला का रहम देखने को मिलता है, किस तरह से अल्लाह ताला हमें एक छोटे से नुतफे से तख्लीक करते हैं, पूरा का पूरा इंसान बनाते हैं एक परफेक्ट फैशन के अंदर। और फिर हम इंसान अगर तकब्बुर में भी आते हैं तो अल्लाह ताला तब भी हमें अल्लाह ताला का रहम अपने ऊपर देखने को मिलता है, या तब भी हम हमारे ऊपर से अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स नहीं जाती। तो दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला कि हमारी असल बता रहे हैं कि ये हमारी असल है, हम इतने से तख्लीक हुए हैं और ये हम बन जाते हैं, और फिर भी हम अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं या हम खुद तकब्बुर में आ जाते हैं।